हेलो दोस्तों, टारगेट एमपीपीएससी एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, जो आपके एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और सभी मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अछूता, पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश किसी भी देश की सीमा को नहीं छूता है और यह पूरी तरह भूमि से स्पर्शित या लगा हुआ राज्य है। इस कारण इसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश, जो कि देश के ठीक मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करता है। यह देश के ठीक मध्य में बीच में स्थित है, इस कारण इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया। राज्य के विस्तार की अगर बात करें तो राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 870 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप स्वतंत्र भारत की देन है। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक एक प्रांत अवश्य था, किंतु इसकी सीमाएं आज के मध्य प्रदेश से बिल्कुल भिन्न थी। अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तो इस प्रकार की स्थिति थी मध्य प्रदेश की। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश इतना विशाल क्षेत्र लिए हुए था, जिसमें राजस्थान का कुछ क्षेत्र मिला हुआ था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मिला हुआ था और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगर हम मैप में देखें तो मैप में स्पष्ट है कि राजस्थान का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और महाराष्ट्र का बहुत सारा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला हुआ था। महाकौशल तथा बरार के जिले इसके अंतर्गत थे तथा इसके बीचों बीच छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासतें थी। उत्तर तथा पश्चिम में छोटी छोटी रियासतें थी, जो सम्मिलित रूप से सेंट्रल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। अगर हम मैप में स्थिति देखें तो यह सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र कहलाता था। मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र, यह राजस्थान का क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और पूर्वी रियासतें इसमें सम्मिलित थी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था और यह महाराष्ट्र का क्षेत्र था। इन सभी क्षेत्र को मिलाकर उस समय 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश हुआ करता था। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का राज्य बना, जो पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी तथा इसके मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। मतलब बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र, ये चारों चीज़ें मैप में मैं अगर आपको बताता हूँ तो ये रहा बरार क्षेत्र, ये रहा सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र और ये रहा बघेलखंड का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ये इतने सभी क्षेत्र को मिलाकर पार्ट ए नाम दिया गया। इतने सभी क्षेत्र को मिलाकर, जिसमें बरार का क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र और पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, इतने सभी जिलों को मिलाकर पार्ट ए नाम दिया गया, जिसके
मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे तथा ये पार्ट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर बात करें 1947 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार से बघेलखंड छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर तथा मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे। इसके बाद अगर देखें तो उत्तर की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक पार्ट सी स्टेट बना। उत्तर की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक पार्ट सी स्टेट बना, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी तथा इसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल हुआ करते थे। आपको मैप में बताता हूं मैं कि उत्तर की जो रियासतें थी, उत्तर की ये सभी जो रियासतें थी, इन सभी को मिलाकर इसके पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र को मिलाकर, उत्तर की ये सभी क्षेत्रों को मिलाकर पार्ट सी नामक क्षेत्र बनाया गया। पार्ट सी क्षेत्र बनाया गया जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में रीवा का यह क्षेत्र है, तो यहाँ इस क्षेत्र में राजधानी उस समय पार्ट सी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यह क्षेत्र जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी तथा इसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे। और पार्ट ए के बारे में तो आपने देख ही लिया है कि पार्ट ए जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, पार्ट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जिसमें महाकौशल का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र तथा बरार का क्षेत्र तथा महाराष्ट्र का क्षेत्र सम्मिलित थे। और अपने पार्ट सी भी देख लिया है, अब पार्ट बी बाकी रह गया है। तो पार्ट बी के बारे में देखते हैं कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक पार्ट बी बना, जिसकी राजधानी 6 महीने ग्वालियर व 6 महीने इंदौर थी तथा इसके मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे। पार्ट बी आपको मैप में बताता हूँ। ये क्षेत्र पार्ट बी वाला क्षेत्र है जिसमें पश्चिम की रियासतें सम्मिलित थी। पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र की कुछ रियासतें इसमें सम्मिलित थी। यह पार्ट बी के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था और इस क्षेत्र की राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी। इस क्षेत्र की राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर का क्षेत्र और 6 महीने के लिए ग्वालियर इस क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी तथा इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे। अब पार्ट सी, पार्ट ए और पार्ट बी सभी क्षेत्र हो गए। अब भोपाल का क्षेत्र बचता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या थी भोपाल के क्षेत्र की कहानी। भोपाल के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसकी कहानी यह थी कि इसे बिना परिवर्तन के भोपाल स्टेट, जिसकी राजधानी भोपाल हुआ करती थी, इसे पार्ट सी का ही एक हिस्सा था। इसे मतलब पार्ट सी में ही सम्मिलित कर लिया गया। भोपाल स्टेट को बिना किसी परिवर्तन के पार्ट सी वाले क्षेत्र में ही सम्मिलित कर लिया गया था। भोपाल पार्ट सी का ही एक हिस्सा था जो स्वतंत्र रूप से उपस्थित था। इसके प्रमुख मतलब इसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल हुआ करते थे, किंतु यह पार्ट सी से अलग था। यह स्वतंत्र क्षेत्र था। भोपाल एक स्वतंत्र क्षेत्र था, परंतु यह पार्ट सी के ही अंतर्गत आता था, किंतु इसके मुख्यमंत्री अलग थे। इसके मुख्यमंत्री
शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी देख लेते हैं कि देश के विकास की दृष्टि व राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाने से 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। देश में जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, तब 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा इसके सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिक्कर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को प्रदान की तथा उनकी सिफारिश के आधार पर राज्यों में निम्नलिखित बदलाव हुए। आपको पता होगा कि 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, क्योंकि इससे पहले 1950 के दशक में आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामालू की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाती है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय में पोट्टी श्री रामालू अनशन रख लेते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और यह अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1995 को प्रस्तुत करते हैं। उनकी सिफारिशों के आधार पर राज्य में निम्नलिखित बदलाव हुए। पार्ट ए, जिसे हमने अभी देखा था, पार्ट ए जिसके अंतर्गत राजधानी नागपुर थी तथा मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे तथा इसका क्षेत्र मध्य कौशल छत्तीसगढ़ एवं बरार ये सभी क्षेत्र थे। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, चांदा तत्कालीन मुंबई प्रांत को दिए गए तथा शेष सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पार्ट ए वाला जो क्षेत्र हमने देखे थे, आपको मैप में बताता हूँ कि पार्ट ए वाले जो सभी क्षेत्र थे, यह रहा आपका पार्ट ए वाला क्षेत्र। इसके महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले, जिनमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, चांदा तत्कालीन बॉम्बे प्रांत को दिए। ये सभी जिले बम्बई को दिए गए और शेष सभी जो जिले बाकी बचे थे उसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो पार्ट बी में मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव। पार्ट बी में हम देख रहे हैं कि मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दिया गया तथा राजस्थान की सिरेंज तहसील को तत्कालीन विदिशा में शामिल कर लिया गया। चलिए आपको मैप में बता देता हूँ कि पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये रहा हमारा पार्ट बी का, ये रहा हमारा पार्ट बी का क्षेत्र। पार्ट बी का क्षेत्र, इसमें यह हुआ कि मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव यहाँ पर स्थित है। मंदसौर जिला, जिसकी भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दे दिया गया। यहाँ की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दे दिया गया तथा राजस्थान की सिरोंज
तहसील तथा यह राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी उसे विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया तथा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनीलटप्पा गांव को राजस्थान में दिया गया तथा राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया गया। यह 2 परिवर्तन पार्ट बी में हुए। इसके बाद अगर हम देखें तो पार्ट सी तथा भोपाल को बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। चलिए पार्ट सी के बारे में मैप में देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ। तो पार्ट सी वाला क्षेत्र और भोपाल वाला क्षेत्र ये दोनों को बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में जैसा का तैसा शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कितने जिले प्रारंभ में मध्य प्रदेश में थे और कितने संभाग थे। तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 43 जिले तथा 9 संभाग थे। अब इसके बाद की स्थिति देख लेते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के आगे के सभी राज्य, मध्य प्रदेश के आगे के सभी जिलों का कैसे निर्माण हुआ और संभागों का कैसे निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तथा भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तथा भोपाल को इसकी राजधानी बनी। इस समय भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, सिर्फ राजधानी हुआ करती थी और यह मध्य प्रदेश का जिला भी नहीं बना था। यह सिर्फ एक तहसील थी जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद इसे जिला बनाया गया। चलिए देखते हैं 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव जो नवीन जिले बनाए गए। 26 नवंबर 1972 को भोपाल भी जिला बना। इसके पहले यह एक तहसील हुआ करती थी और राजनांदगांव यह भी जिले बने। मतलब 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बन गए और 26 नवंबर 1972 के बाद 1980 में चंबल तथा बस्तर संभाग शामिल हुए। 1980 में चंबल संभाग और बस्तर संभाग और इसी के बाद होशंगाबाद संभाग भी शामिल हुआ। मतलब 1972 से 1980 के बीच में 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए गए तथा चंबल संभाग, बस्तर संभाग और होशंगाबाद संभाग 3 संभाग शामिल किए गए। मतलब 1972 से 1980 के बीच जिलों की संख्या 45 तथा 12 संभाग बन गए। अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद 25 मई 1998 में B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नवीन जिले बने। इसके पहले 45 जिले और 12 संभाग थे और 25 मई 1998 में B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नवीन जिले बन गए। मतलब अब जिलों की संख्या 55 हो गई और संभाग अभी भी 12 है। इसके बाद 30 जून 1998 में ही सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिले बन गए। 6 नवीन जिलों का गठन हुआ।
30 जून 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिलों का गठन हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 55 जिलों के बाद 6 जिले शामिल हुए तो जिलों की संख्या हुई 61 तथा संभाग अभी भी 12 है। चलिए आगे की स्थिति देखते हैं। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 3 संभाग, मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए गए। मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 61 जिले में से 16 जिले अगर चले गए तो 45 जिले बचे और 3 संभाग, 12 संभाग में से 3 संभाग चले गए तो 9 संभाग। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के पास 45 जिले तथा 9 संभाग बचे। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अध्यक्षता में 3 नवीन जिलों का गठन हुआ। बोस समिति की अध्यक्षता पर 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अध्यक्षता पर 3 नवीन जिलों का गठन हुआ। खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया। 15 अगस्त 2003 को खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया, शहडोल से अनूपपुर बनाया गया तथा गुना से अशोकनगर बनाया गया। यह 3 नवीन जिले 15 अगस्त 2003 को बने। इस अनुसार मध्य प्रदेश में 3 जिले शामिल हुए तो जिलों की संख्या होती है 48 तथा संभाग अभी भी 9 है। इसके बाद देखते हैं 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर बनाया गया। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर बनाया गया। तो 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर बनाया गया तथा 24 मई 2008 को सीधी से पृथक कर सिंगरौली बनाया गया। इसी समय जून 2008 में शहडोल नवीन संभाग के रूप में स्थापित हुआ। 2 नवीन जिले बने तथा एक संभाग शामिल हुआ। इस अनुसार जिलों की संख्या 50 तथा संभाग 10 बन गए। हमने देखा था कि 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अध्यक्षता में 3 नवीन जिले बने तो यहाँ पर जिलों की संख्या 48 हो गई थी। छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ उसके बाद जिलों की संख्या 45 थी तथा संभाग 9 थे। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर 3 नवीन जिले बने तो जिलों की संख्या हो गई थी 48 और संभाग की संख्या हो गई थी 9। इसके बाद 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर बनाया गया तथा 24 मई 2008 को सीधी से पृथक कर सिंगरौली बनाया गया। इस अनुसार जिलों की संख्या हो गई थी 50। 2 नवीन जिले शामिल हो गए तथा 2008 में शहडोल नवीन संभाग बना। इस अनुसार संभागों की संख्या 10 हो गई। मतलब 2008 तक मध्य प्रदेश में 50 जिले तथा 10 संभाग थे। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा को पृथक कर जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा पृथक कर एक नवीन जिला बना। इस अनुसार जिलों की संख्या हो गई 51। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा पृथक किया गया तो जिलों की संख्या हो गई 51 और 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला टीकमगढ़, जो कि 52वां जिला निमाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से पृथक कर बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी, जो कि हमारे टीकमगढ़ से पृथक कर बनाया गया। इस अनुसार
वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो जाती है। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में 52वां जिला निवाड़ी शामिल होता है। इस अनुसार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो जाती है और संभाग की संख्या 10 हो जाती है। इसके बाद अभी 3 जिले मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। 53वां जिला मध्य प्रदेश में उज्जैन से अलग होकर नागदा बनेगा। 53वां जिला मध्य प्रदेश में उज्जैन से अलग होकर नागदा बनेगा। 54वां जिला मध्य प्रदेश में गुना से पृथक होकर चाचौड़ा बनेगा और 55वां जिला मध्य प्रदेश में मैहर से अलग होकर सतना बनेगा। ये 3 जिले अभी प्रस्तावित है और ये 3 जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश में 55 जिले हो जाएंगे। तो ये जिले जल्द ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है। आपके सब्सक्राइब बटन को दबाने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और हमारे वीडियो पर ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, परंतु आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।